नमस्कार दोस्तों, साइंस विद सचिन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस की स्पेशल टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज में मैं आपको कॉल कराऊंगा इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए जनरल साइंस के टॉप 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, मेरे पढ़ाए हुए सैकड़ों विद्यार्थी इंडियन आर्मी के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं और मेरे पढ़ाए हुए नोट्स और प्रश्नों से इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम में 90% से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों, तैयारी करते रहो। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सिलेक्ट होने से नहीं रोक सकती। जो दोस्त इस बार इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कुछ लाइनें गुनगुनाना चाहता हूँ। जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर कद क्या देखना आसमान का। तो दोस्तों, अगर आपने सोच लिया कि इस बार 100% सिलेक्शन लेना है तो फिर मेहनत से क्या घबराना। दोस्तों, अच्छे से मेहनत करना है, रगड़ना है, मसलना है और दुनिया को बताना है कि आप क्या चीज हो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको कॉल कराऊंगा आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 31। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज के पिछले 30 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों, इन प्रश्नों के बाद कुछ भी नहीं आएगा, सभी प्रश्नों को लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। दोस्तों, मेरा यही उद्देश्य है कि किसी भी विद्यार्थी का इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम में साइंस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए और उसका इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर साइंस का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इन सभी प्रश्नों को लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। तो स्टार्ट करते हैं आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 31 का फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न। फर्स्ट धमाकेदार वाला प्रश्न है दोस्तों, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ जी दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न, डायलिसिस अपॉन किससे संबंधित है। ऑप्शन देखते हैं, लीवर, किडनी, मस्तिष्क और आंखों से। तो दोस्तों, आपको याद रखना है जो डायलिसिस होता है जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, रक्त अपोहन। क्या कहा जाता है, रक्त अपोहन। ठीक है, ये जो डायलिसिस या रक्त अपोहन है दोस्तों, ये एक प्रकार की रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। ठीक है दोस्तों, और ये कब की जाती है, जब किसी व्यक्ति के गुर्दे या किडनी खराब हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट बात, जब किसी व्यक्ति के गुर्दे या किडनी काम करना बंद कर देते हैं तब डायलिसिस या रक्त अपोहन किया जाता है। तो डायलिसिस या डायलिसिस का संबंध किससे है, किडनी, गुर्दे या वृक्क से। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे, बी हो जाएगा। याद रख लेना, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या सेकंड। प्रश्न संख्या सेकंड है मेरे जिगर के टुकड़ों, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। देखिए, ब्लड या रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन देखते हैं, उपकला उत्तक, कंकालीय उत्तक, तरल संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, तो सेकंड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो याद रख लेना, रक्त का पीएच मान होता है 7.4। क्या होता है, 7.4, जो कि कैसा होता है, हल्का सारीय। क्या होता है, हल्का सारीय। काफी इंपोर्टेंट बात। और ये भी याद रख लेना, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। तो याद रख लेना मेरे जिगर के टुकड़ों, रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी। तो दो एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट प्रश्न दिए, वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या थर्ड, काफी धमाकेदार वाले प्रश्न, आग लगाने वाले प्रश्न। हाँ जी, प्रश्न संख्या थर्ड है, ब्लड या रक्त का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है। ऑप्शन देखते हैं, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सॉल्यूशन मैं आपको डिटेल से देता हूं। देखिए, रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं। रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं, काफी इंपोर्टेंट बात। रक्त के मुख्यतः दो घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, एक होता है तरल भाग, अरे कौन सा, तरल भाग, और एक कौन सा, ठोस भाग। काफी इंपोर्टेंट बात। और ये भी याद रख लेना कि रक्त का जो तरल भाग है ये प्लाज्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, प्लाज्मा। और ठोस भाग में क्या होती है, रक्त कणिकाएं, या ठोस भाग क्या कहलाता है, रक्त कणिकाएं कहलाती है।
ठीक है। और ये आपको ये भी याद रखना है कि जो तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है ये कुल रक्त का 55% होता है, जबकि ठोस भाग में रक्त कणिकाएं होती है ये कुल रक्त का 45% होती है, ठीक है। तो रक्त का सर्वाधिक भाग कौन बनाता है? प्लाज्मा, जो कि कितना परसेंट होता है? 55%। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। तो थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और जो रक्त कणिकाएं होती है ये कुल रक्त का 45% भाग बनाती है, और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। आपने सुना होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और ये भी याद रखना है कि तीनों प्रकार की रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा या बोन मेरो में, अस्थि मज्जा या बोन मेरो में। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं दोस्तों, सभी प्रश्नों को लिखो और बार बार रिवीजन लगाओ। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 है दोस्तों, हाँ जी, रक्त का सर्वाधिक शुद्धिकरण होता है, ऑप्शन देखते हैं, किडनी में, लीवर में, प्लिया में, पित्ताशय में। तो रक्त का सर्वाधिक शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी या गुर्दे के अंदर, ठीक है दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट बात है, या वृक्क भी बोला जाता है, ठीक है। तो रक्त का सर्वाधिक शुद्धिकरण होता है किडनी, गुर्दे या वृक्क में। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर है, ऑप्शन देखते हैं, CaO, CaCO3, CaOCl2, CaOH की होल ट्वाइस। तो दोस्तों आपको याद रखना है, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका सामान्य नाम होता है विरंजक चूर्ण। अरे क्या होता है? विरंजक चूर्ण, ठीक है। जो आपको याद रखना है दोस्तों, जो विरंजक चूर्ण होता है उसी को ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। और जो विरंजक चूर्ण होता है इसका रासायनिक नाम होता है, काफी इंपोर्टेंट बात है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ऑक्सोक्लोराइड एक ही बात है, काफी इंपोर्टेंट बात है, धमाकेदार वाला प्रश्न है, आग लगाने वाला प्रश्न है। बहुत बच्चे इस प्रश्न को गलत करते हैं। आपको मैंने क्या बताया, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वही एक प्रकार का विरंजक चूर्ण होता है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, ठीक है। और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है ये क्या है? एक प्रकार का CaOCl2। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। काफी इंपोर्टेंट बात याद रख लेना भाई, बहुत धमाकेदार वाला प्रश्न है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। और जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये एक प्रकार का विरंजक चूर्ण ही है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 6। काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, हाइड नामक अस्थि पाई जाती है हाथ में, पैर में, मस्तिष्क में, गले में। तो दोस्तों हाइड नामक अस्थि कहाँ पाई जाती है? रे गले में पाई जाती है। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे डी हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाले प्रश्न। हाँ जी, जबकि पैर की हड्डी आपने सुना होगा एक फीमर होती है, ठीक है, जो मनुष्य शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है। एक इसके अलावा पटेला होती है और एक टीबिया फिबुला होती है, ठीक है, टीबिया फिबुला। ये सारी मैं पैर की हड्डियां बता रहा हूँ, याद रख लेना भाई। कभी कभार एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि बताइए टीबिया फिबुला हड्डी कहाँ की है? तो क्या बताओगे? पैर की। पटेला कहाँ की है? पैर की। फीमर कहाँ की है? पैर की, ठीक है। लो जी, सल्टा दिया, समेट दिया, लपेट दिया, पेल दिया। हाथ की बात करें तो एक तो हुमर्स होती है, ठीक है, एक होती है रेडियस अल्ना, रेडियस और अल्ना, निचली भुजा की हड्डियां होती है रेडियस और अल्ना, ठीक है। तो ये हाथ की होती है। कभी कभार कान की भी पूछ लेता है, तो कान में 3 हड्डियां होती है, मेलियस, एक होती है इनकस और एक होती है स्टेपिज। मेलियस, इनकस और स्टेपिज। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने बता दिया कान की हड्डियां। एक कान में कुल हड्डियों की संख्या 3 और कान में कुल हड्डियों की संख्या 6। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। हाँ जी, जो दोस्त नए हैं वो पिछले अपलोड वीडियो भी देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों इन प्रश्नों के बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ, सभी प्रश्नों को लिखें, बार बार रिवीजन लगाएं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि जो भी बच्चा मेरे से चैनल से जुड़ा हुआ है उसका इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के अंदर साइंस का एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आग लगाई जाएगी, एक भी पर्सन गलत नहीं किया जाएगा आपका। तो सभी प्रश्नों को लिखें और बार बार रिवीजन लगाएं। और दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आप। हाँ जी,
नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 7, पर्सन संख्या 7 है काफी धमाकेदार वाले पर्सन। हाँ जी, देखिए काफी धमाकेदार वाला पर्सन है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा, 2 घंटे बाद लौट जाएगा, 24 घंटे बाद लौट आएगा, कुछ निश्चित नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, काफी धमाकेदार वाला प्रश्न है। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो वह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा और वो पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। इसको बोला जाता है पलायन वेग। अरे क्या कर गया, वो पलायन कर गया, वो दोबारा नहीं आएगा। तो अगर किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। तो 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रे ए हो जाएगा। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। अगर पर्सन आपको ऐसे पूछता है कि बताइए पलायन वेग का मान कितना होता है, तो क्या बताएंगे? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। ठीक है, एक पर्सन में 2 पर्सन मैंने लपेट दिए हैं। याद रखना है कि अगर किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाए तो पिंड गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा और वह पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 8, धमाकेदार वाले पर्सन। पर्सन संख्या 8 है, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस है। ऑप्शन देखते हैं, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उक्त सभी। तो देखो, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? ओजोन। ठीक है, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। और यह प्रश्न भी काफी बार पूछा जाता है कि सड़े अंडे जैसी वाली गंध, सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस कौन सी होती है? तो याद रख लेना। देखिए, सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस तो होती है ओजोन और सड़े अंडे जैसी गंध वाली गैस होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। लो जी, धमाकेदार वाले सॉल्यूशन। याद कर लेना भाई कि सड़ी मछली जैसी गंध वाली गैस कौन सी है? ओजोन, जिसका रासायनिक सूत्र होता है O3। और सड़े अंडे जैसी वाली गंध होती है हाइड्रोजन सल्फाइड, H2S। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 9, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन देखते हैं, प्लास्टिक, यूरिया, ईथर और सेक्रिन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम तैयार होने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यूरिया। ठीक है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2। लो जी, धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। हाँ जी, नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं। पर्सन संख्या 10, पर्सन संख्या 10 है। हाँ जी, अगर जिगर को टुकड़ों, मेरे जिगर के छालों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आगे की तरह इसको फैला दो दोस्तों। हाँ जी, ईमानदारी से सारे भाई लोग शेयर का बटन दबा दो। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन है पर्सन संख्या 10। देखिए, हृदय का कार्य है, हृदय का कार्य धड़कना होता है। किसी को देख के ऐसे दिल मचलाता है, वो हृदय का कार्य नहीं होता है। कई बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर मेरा दिल तोड़ के चली गई। दिल कभी नहीं टूटता है। आज आपका कंफ्यूज मैं दूर कर देता हूं कि दिल या हृदय का कार्य क्या होता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, उत्तकों को ऑक्सीजन पहुंचाना, उत्तकों से CO2 ले जाना, अपशिष्ट द्रवों का उत्सर्जन और रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। देखिए, आपको बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है वो होता है हृदय का रुधिर को विभिन्न अंगों में पंप करना। ठीक है, तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। कभी भी हृदय के अंदर किसी प्रकार की कोई भावनाएं नहीं होती। हृदय केवल एक पंप ऑर्गन की तरह कार्य करता है, एक पंप की तरह कार्य करता है। दिल कभी नहीं टूटता है। क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस। अरे क्या टूटता है? हाइपोथैलेमस। देखिए, हमारा जो मस्तिष्क है उसके 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क।
और आपको याद रखना है जो अगर मस्तिष्क है उसका एक भाग होता है हाइपोथैलेमस। अरे क्या होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो भावनाओं के केंद्र, प्यार के केंद्र, ठीक है, किस में होते हैं? हाइपोथैलेमस में। तो अगर कोई लड़की आपका दिल तोड़ के जा रही है तो आपका वो दिल नहीं तोड़ रही है, वो आपका हाइपोथैलेमस तोड़ रही है। तो कभी कभार आप जाते हो, जैसे कोई किले विले के अंदर जाते हो तो दीवारों पर ऐसे दिल लिखा होता है, वो लिखा होता है मनीष, हाँ जी, और लीला, हाँ जी, और नीचे लिखा होता है लीला बेवफा है। तो इस बार अगर किसी का दिल टूटता है तो लीला का खोपड़ा बनाना है और उस पर तीर घुसेड़ना है और फिर लिखना है कि लीला का हाइपोथैलेमस प्रभावित हो रहा है। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस के अंदर सारा कंट्रोल होता है, हृदय में किसी प्रकार का कोई कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 11। हाँ जी, पर्सन संख्या 11 है, मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला जीवाणु है। ऑप्शन देखते हैं, एजेटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, राइजोबियम, एनाबिना। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु का आंसर है राइजोबियम, जो क्या कार्य करता है? नाइट्रोजनी स्त्रीकरण कार्य, नाइट्रोजनी स्त्रीकरण, नाइट्रोजनी फिक्सेशन का कार्य करता है। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट बात याद रख लेना कि मटर कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु या बैक्टीरिया कौन सा है? राइजोबियम, और इसका कार्य होता है नाइट्रोजन स्त्रीकरण करना। और यह भी याद रखना है मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। और मटर में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 14। ठीक है, काफी धमाकेदार वाले पर्सन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 12। पर्सन संख्या 12 है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस जिसे कहा जाता है, का श्रवण होता है, कहाँ होता है? मुख में, मुख गुहा में, गर्सनी में, अमाशय में। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये आपका अमाशय, लो जी, आकृति होती है जे आकार की और अमाशय की दीवारों में जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है और इन जठर ग्रंथियों के द्वारा जठर रस या गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है। तो ये जठर रस हमारे को कहाँ मिलता है? अमाशय या स्टमक के अंदर। तो 12वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? डी हो जाएगा। काफी धमाकेदार वाला सॉल्यूशन। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 13। बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन देखते हैं, जल का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन और वसा का पाचन। तो बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? ए हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 14। पर्सन संख्या 14 है जहाजों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन देखते हैं, एक्टियोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर और बोलोमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जहाजों में समय मापने के लिए क्रोनोमीटर उपकरण को काम में लिया जाता है। तो 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पर्सन पे चलते हैं, पर्सन संख्या 15। पर्सन संख्या 15 है अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं? ऑप्शन देखते हैं, नाइट्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो 15वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा रे? सी हो जाएगा। और ये भी याद रख लेना, अम्ल, काफी इंपोर्टेंट बात, नीले लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं रे? लाल कर देते हैं। और ये भी याद रख लेना, अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और ये भी याद रख लेना, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से लेकर 6.9 तक होता है। अम्लों का पीएच मान 0 से लेकर 6.9 तक होता है। तो दोस्तों आज मैंने इस वीडियो में आपको हल कराया आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट का टेस्ट नंबर 31। जिन विद्यार्थियों ने आर्मी बूस्टर डोज साइंस टेस्ट के पिछले 30 टेस्ट के वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहां जाकर जरूर देखें। दोस्तों ये पर्सन आपकी इंडियन आर्मी रिटन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और जो दोस्त चैनल पर नए हैं वह चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और सारे भाई लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपके 15 में से कितने % सही हुए। देखते हैं किन किन बच्चों के कितने % सही होते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।